स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ऑलरेडी क्लास 9th में स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉज आप लोगों को मालूम है। फर्स्ट लॉ आपको मालूम है, सेकंड लॉ भी मालूम है, थर्ड लॉ भी मालूम है। लेकिन हम लोग इसमें जो बेसिकली ध्यान देंगे वो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन होता है उस पर फोकस करेंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो ये आपको खुद से करना है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये इसका स्टेटमेंट आपको खुद से लिखना है, जगह छोड़ दीजिए और बाद में बुक से देख के लिख लीजिएगा। बेसिकली इसका क्या मतलब होता है वो एक बार न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग देख लें, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या इसका मतलब होता है? स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, F=ma, यही न्यूटन सेकेंड लॉ है क्या? तो आंसर टीचर्स का आता है नहीं, F=ma इज नॉट न्यूटन सेकेंड लॉ। तो वास्तव में न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to net external force acting on a body, acting on a body, किसी भी बॉडी पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी होता है वो उस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप मोमेंटम जानते हैं, मोमेंटम इज p। अब चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो डेल्टा p, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। यस, अब ये रेट जब भी बोला जाए और किसके रेस्पेक्ट में रेट है ये नहीं मालूम हो तो फिजिक्स में हम लोग टाइम रेट ऑफ चेंज लेते हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ नेट एक्टिंग ऑन द बॉडी। बट जब भी डेल्टा p अपॉन डेल्टा t करते हैं इट बिकम्स एवरेज। ये क्या बन जाता है? एवरेज। अगर इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, विच इज इक्वल टू अगेन नेट फोर्स, बट दिस विल बी इंस्टेंटेनियस नेट फोर्स। तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नेट फोर्स, नेट एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, और वो आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, दैट इज इंस्टेंटेनियस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यहाँ भी प्रोपोर्शनैलिटी का ही साइन लगाते हैं। हालांकि ऐसा यूनिट के टर्म्स में देखा जाए तो वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है, प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट आता है वो 1 आता है। तो अगले ही स्टेप में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ एवरेज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी आप लिख सकते हैं, और बाद में आप चाहें तो के इक्वल्स टू 1 पुट करके एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। हम लोग वो स्टेप स्किप कर रहे हैं, एफ एवरेज को डायरेक्टली डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिख रहे हैं। ये एवरेज फोर्स हो गया। इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालना हो तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो हो जाएगा वो सिंपली डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इसका हम लोग ग्राफिकल मीनिंग भी समझ सकते हैं। क्या होगा इसका ग्राफिकल मीनिंग? तो इसका जो ग्राफिकल मीनिंग होगा, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट तो आपको खुद लिखना है। अगर हमारे पास, आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा, इसका आप जब भी पूरा बोर्ड फिल हो जाए मैं इसको मिटाने वाला हूँ। आप या तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसका ग्राफिकल मीनिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका ग्राफिकल मीनिंग। लाइट कम हो गया क्या? लाइट जला। सेकेंड हाँ, तो
इधर ग्राफ बनाते हैं। अगर हम मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएं तो उस मोमेंटम वर्सेस टाइम का अगर किसी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। तो वो जो टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो फोर्स के बराबर होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगा? फोर्स के इक्वल होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू फोर्स। तो अगर हम लोग ग्राफिकल मीनिंग की बात करें, मोमेंटम और टाइम का अगर हमारे पास ग्राफ होगा तो हम लोग किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो हमको फोर्स दे देगा। तो ग्राफिकली हम लोग ये भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? एवरेज की बात करें तो P और T के बीच का ग्राफ हो तो हम लोग अगर इस तरह से दो पॉइंट ले लें और इन्हीं दोनों टाइम के बीच में हमको एवरेज फोर्स निकालना है। सपोज इस टाइम को हम T1 नाम दे देते हैं और इस टाइम को T2 नाम दे देते हैं। तो इनके बीच का जो एवरेज फोर्स होगा, T1 और T2 के बीच का जो एवरेज फोर्स होगा वो सिंपली ये स्लोप ऑफ ये सेकेंड कह सकते हैं। स्लोप ऑफ सेकेंड जो होगा वो एवरेज फोर्स दे देगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो हमको इंस्टेंटेनियस फोर्स दे देगा। तो इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, आसान आसान क्वेश्चंस, कि किस तरह से इस चीज़ को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं, सपोज हमारे पास मोमेंटम दिया हुआ है p इज इक्वल्स टू 2t I कैप प्लस t क्यूब j कैप एंड वी हैव बीन आस्क्ड फाइंड magnitude and direction of force, magnitude and direction of force at t equals to 2 सेकेंड। सपोज कि ये क्वेश्चन है तो कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए, हम लोग को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बोला है। वन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब इंस्टेंटेनियस निकालना है। अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? हम लोग जानते हैं f का वैल्यू होता है dp अपॉन dt, मतलब हम लोग इस गिवन मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक स्टेप में डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे 2i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, ये आ जाएगा। ये हमारा फोर्स हो गया। अब इस फोर्स का हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है एट 2 सेकेंड, बट ये जो f दिया हुआ है वो किसी भी टाइम t पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये f 2 सेकेंड पे निकाल लेंगे, मतलब 2i कैप प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर j कैप, और ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 12 j कैप। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, तो ये तो ऐसे वेक्टर फॉर्म हो गया, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बट अगर स्पेसिफिकली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग f इक्वल्स टू लिखेंगे मैग्नीट्यूड के लिए रूट ओवर fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी रूट ओवर 4 प्लस 144, सो इट बिकम्स रूट ओवर 148। ये f का मैग्नीट्यूड है, इस तरह से डिनोट करेंगे। और जहाँ तक डायरेक्शन की बात है तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 2i कैप है और 12 j कैप है, तो कुछ इस तरह का होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो हम लोग इसका tan थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ये 12 है ये 2 है, तो tan थीटा विल बी 12 अपॉन 2 यानी 6। तो थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 6। थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 6। ये एक तरीका हो गया जिससे हम लोग मोमेंटम का यूज करके फोर्स निकाल सकते हैं। ये हमने किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाला। ऐसे 2-3 और क्वेश्चन को करके देखते हैं ताकि हम लोग के दिमाग में पूरा सब कुछ सेट हो जाए। आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा। अब इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि दूसरे क्वेश्चन में कहता है वेलोसिटी ऑफ 5 kg ऑब्जेक्ट
varies as v vector equals to 2 I cap, or I should write t square I cap plus t और 2t j cap, ऐसा ले लेते हैं कुछ भी, v equals to t square I cap plus 2t j cap. Find force on the object, find force on the object at t equals to 1 second. ये क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है बट थोड़ा अंतर है, इसमें वेलोसिटी दे दिया है और मास भी दिया है. तो पहला स्टेप इसमें ये करना होगा कि मोमेंटम निकालना होगा. तो मोमेंटम कितना होता है, एम वी, है ना, और एम हमको मालूम है 5, तो 5 को v से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5t स्क्वायर आई कैप हो गया प्लस 10t जे कैप हो गया. ठीक है, इस तरह से ये मोमेंटम हमने निकाल लिया. एक बार जब मोमेंटम निकल लिया तो फोर्स कैसे निकाल लेंगे, फोर्स इक्वल्स टू लिख लेंगे dp अपॉन dt, है ना. फोर्स क्या लिख लेंगे, dp अपॉन dt. तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 10t प्लस 10 जे कैप. यस, और हम लोग को फोर्स निकालना है, मतलब इसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही निकालना है. तो सिंपली फोर्स एट 1 सेकेंड निकाल लेते हैं. 1 सेकेंड में फोर्स क्या होगा, t की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप. अब इसका अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, f का जो मैग्नीट्यूड होगा वो fx का और fy के स्क्वायर का सम का रूट होगा, मतलब रूट ओवर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर. इसको कैलकुलेट करिएगा, आएगा 10 रूट 2. ठीक है, और डायरेक्शन निकालना होगा तो फिर वही ड्रॉ करेंगे, इधर भी 10 और इधर भी 10. तो फोर्स जो है वो ऐसा ड्रॉ हो गया. अब इसका डायरेक्शन निकालना हो तो ये एंगल निकाल देते हैं. तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 10 अपॉन 10 यानी 1. सो थीटा कितना आ गया, थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री. तो मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल लिया और डायरेक्शन भी निकाल लिया. जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए. चलिए, तो आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा. नेक्स्ट एक और दो अलग, थोड़ा और अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं. x दिया हुआ है, मास, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन. पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg varies as x इक्वल्स टू टी क्यूब. ये वन डायमेंशन का पोजीशन दे दिया, r नहीं दिया, पोजीशन वन डायमेंशन का दिया है, वेरीज एज x इक्वल्स टू टी क्यूब. तो अगर ऐसा है देन वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट at force on the object, I should write on the object at t equals to 3 सेकेंड. इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है. तो सबसे पहले समझना होगा कि हमको x दिया है, इसकी मदद से हमको पहले मोमेंटम निकालना है. सो कैन वी फाइंड वेलोसिटी, यस, dx बाई dt जो है वो वेलोसिटी होता है. पहले डिफ्रेंशिएट कर दें, 3t स्क्वायर, ये हमारा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया. अब ये वेलोसिटी आ गया तो मोमेंटम भी लिख सकते हैं. मोमेंटम p जो होता है वो mv होता है, p से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 30t स्क्वायर आ जाएगा. ये मोमेंटम आ गया. एक बार जब मोमेंटम आ गया तो फोर्स लिख सकते हैं. फोर्स क्या लिख लेंगे, dp अपॉन dt, और dp अपॉन dt करेंगे मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये 60t हो जाएगा. ये फोर्स हो गया. कितने टाइम पे निकालना है, 3 सेकेंड पे. तो क्योंकि ये एट एनी टाइम t हो गया, ये 60t है, एट एनी टाइम t है, तो हम लोग को 3 सेकेंड पे निकालना है. तो f एट 3 सेकेंड, t की जगह 3 पुट कर देंगे, यानी 60 इंटू 3 दैट इज 180 न्यूटन. यस और नो. इसमें डायरेक्शन की बात नहीं है, पॉजिटिव आया मतलब पॉजिटिव एक्स में लग रहा है, नेगेटिव आएगा तो मतलब नेगेटिव एक्स में लग रहा है, एंड सो ऑन. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा.
तो हमने पोजीशन देके फोर्स निकाल लिया, वेलोसिटी मिला तो भी फोर्स निकल गया, मोमेंटम था तब भी फोर्स निकल गया। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को F=dp/dt से बनाते हैं। अब हम लोग दूसरे तरह के क्वेश्चंस को बनाएंगे जिसमें एवरेज फोर्स निकालने के लिए बोलेगा। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए और उसके बाद हम लोग एवरेज फोर्स निकालना सीखेंगे। चलिए, तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं। क्वेश्चन है x = 3t², मास दिया हुआ है 2 kg, फाइंड एवरेज फोर्स बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। इसको कैसे बनाएंगे देखिए, x दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या काम करना है, हमको मोमेंटम निकाल लेना है। तो पहले वेलोसिटी लिख लेते हैं, v क्या लिखेंगे, dx/dt, यस और नो। dx/dt मतलब ये 6t हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी जब एक बार आ गया 6t, हम लोग को मास भी मालूम है तो मोमेंटम लिख सकते हैं mv, यानी कि 12t मोमेंटम आ गया। अब मोमेंटम जब आ गया तो एवरेज फोर्स कैसे लिखेंगे, एवरेज फोर्स का जो वैल्यू है, हमेशा याद रखिए एवरेज फोर्स जो है जब भी पूछेगा तो 2 टाइम देगा। तो एवरेज फोर्स होता है ΔP/ΔT, यानी होगा P2 - P1/T2 - T1, यस और नो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये P है, उस P को वहाँ पे पुट कर देंगे। P को अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए पहले, तो P2 क्या होगा, 3 सेकेंड पे जो मोमेंटम आएगा वो P2 होगा, तो 12 × 3 कर लेते हैं, 36 हो जाएगा। फिर P1 क्या होगा, 1 सेकेंड पे जो मोमेंटम आएगा वो P1 होगा, यानी 12 × 1 यानी 12 आ गया। सो P2 आ गया, P1 आ गया। T2 कितना है तो 3 है, और T1 कितना है तो 1 है, तो सबको पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 36 - 12/3 - 1, यानी 36 - 12 24 आ जाएगा, अपॉन 2 यानी 12 आ गया। सो 12 न्यूटन इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बिटवीन 1 to 3 सेकेंड। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए और भी वेरिएशंस देखते हैं, इसमें कुछ कुछ और वेरिएशंस के साथ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए सपोज आर वेक्टर दिया हो, आर वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर दिया हो, t² i कैप प्लस 9 - 4t j कैप, ऐसा दे दिया कुछ भी। और इसमें भी ऐसा करते हैं, t³ कर लेते हैं और इसको 4t² कर लेते हैं, है ना। तो r = t³ i कैप प्लस 9 - 4t² j कैप। हमसे पूछा फाइंड, अच्छा मास भी देना चाहिए ना, मास = 2 kg ले लो, और मास हो गया, आर हो गया, तब तो हो ही जाएगा सब। फाइंड एवरेज फोर्स बिटवीन t = 0 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। 0 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में एवरेज फोर्स निकालना है। चलिए कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं, है ना। इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वो आ जाएगा 3t² i कैप प्लस 9 - 4t² यानी 9 - 8t j कैप, है ना। और मास का वैल्यू तो 2 kg है ही, तो मोमेंटम लिख लेंगे। P = क्या आ जाएगा, 6t² i कैप प्लस 9 सॉरी इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 18 - 16t j कैप, यस और नो। अब हम लोगों को निकालना है एवरेज फोर्स, तो हमको चाहिए P2 यानी 2 सेकेंड पे हमको मोमेंटम चाहिए। 2 इसमें पुट कर देंगे तो 6 × 2 का स्क्वायर आई कैप प्लस 18 - 16 × 2 जे कैप, ये फोर्स हो गया, ये P2 हो गया सॉरी। अब इसका वैल्यू क्या लिख पाएंगे, 4 × 6 आई कैप प्लस 18 - 32
तो 14 हो जाएगा, मतलब -14 आएगा, -14 जे कैप, ये P2 हो गया। उसी तरह से P1 निकालने का आएगा 0, नहीं 0 नहीं आएगा, हाँ 0 आई कैप आएगा, इसमें 0 पुट कर दी, और इसमें अगर 0 पुट करेंगे तो आएगा +18 जे कैप। अब ये आ गया हमारा P2 आ गया, हमारा P1 आ गया, T2 और T1 तो दिया ही हुआ है। तो एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, एफ एवरेज इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो P2 माइनस P1 करिएगा 24 माइनस 0 यानी 24, -14 -18 -32। सो ये आ जाएगा 24 आई कैप -32 जे कैप अपॉन 2 माइनस 0 यानी 2। सो एफ एवरेज जो आएगा वो कितना आ जाएगा 12 आई कैप -16 जे कैप, है ना। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यस और नो। तो ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए। इसी पे हम आपको वेलोसिटी देके भी कर सकते थे, पर आर देके किए कि आप उससे भी वेलोसिटी निकाले और फिर प्रोसीड किए। तो अगर डायरेक्टली वेलोसिटी दिया होता तो जो आगे के स्टेप्स है वो करते, डिफरेंशिएट नहीं करते। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने दोनों तरह के क्वेश्चंस देख लिए, एफ एवरेज निकालने वाले क्वेश्चंस भी देख लिए और एफ इंस्टेंटेनियस निकालने वाले क्वेश्चंस भी देख लिए। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, और उसके बाद वहाँ से कुछ और चीज़ें आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग पहले तो न्यूटन सेकेंड लॉ का जो एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने तो अभी बीच रास्ते में उसको अटका के रखा हुआ है ना। जो एफ है वो डी पी अपॉन डी टी, ये सुन। अब पी को अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग क्वेश्चंस में भी किए ऐसा। और इसको जब वापस पुट करते हैं तो एफ इक्वल्स टू आ जाता है डी पी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी पी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी पी जेड अपॉन डी टी के कैप, यस और नो। यानी ये हो जाएगा एफ एक्स आई कैप, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, यस और नो। ये फोर्स का वैल्यू हो गया। आई होप कि आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा। जहाँ पे एफ एक्स जो है वो वास्तव में डी पी एक्स अपॉन डी टी है, एफ वाई जो है वो क्या है डी पी वाई अपॉन डी टी है, एफ जेड जो है वो क्या है डी पी जेड अपॉन डी टी है। तो इस तरह से फोर्स के कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कंपोनेंट फॉर्म हो गया। अब इसको थोड़ा और प्रोसीड कराते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कैसे आगे बढ़ाएंगे देखिए, हम लोग F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ एम वी, क्या लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ एम वी। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, तो F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ m का डिफ्रेंशिएशन किए, v को ऐसे ही छोड़ दिए, प्लस m को छोड़ दिए और v को डिफ्रेंशिएट कर लिए, ऐसा लिख सकते हैं, येस और नो। हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन लगा दिए। लेकिन ज़्यादातर सिस्टम हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें मास कांस्टेंट रहता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जो है वो 0 हो जाता है, और इसीलिए फोर्स का वैल्यू आ जाता है m डी वी अपॉन डी टी, और तब f को क्या लिख पाएंगे m इंटू ए, f को क्या लिख पाएंगे m इंटू ए। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ से f इक्वल्स टू एम ए हम लोग डिराइव कर सकते हैं, और आपको ये समझ में आना चाहिए f इक्वल्स टू एम ए जब लिख रहे हैं तो वो वास्तव में 3 इक्वेशंस हैं। इफ़ मोशन इज इन 3 डायमेंशन तो वास्तव में 3 इक्वेशन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए एक्स, एफ वाई इक्वल्स टू एम ए वाई और एफ जेड इक्वल्स टू एम ए जेड, 3 इक्वेशंस हैं वो। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। हम आपको बताए थे कि
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपको हम यहाँ से समझाएंगे, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कैसे यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए इतना जल्दी से। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग F इक्वल्स टू ma है, यहाँ से समझने की कोशिश करिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जो है अगर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब वो क्या चीज़ को चेंज करेगा? वो वेलोसिटी को क्या करेगा? चेंज करेगा, चेंज होगा। वेलोसिटी क्या होगा? लगातार इसकी वजह से चेंज होगा। एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। तो वो वेलोसिटी कैसे चेंज होता है एक्सेलरेशन की वजह से? तो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, है ना, या डायरेक्शन चेंज हो। यही दो तरीका है। लेकिन ऑब्वियसली एक ऐसा सिचुएशन ले सकते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो। तो इसमें से कुछ भी होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, और अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा बॉडी में। ठीक है, अब बॉडी में अगर एक्सेलरेशन है तो पक्का फोर्स होगा। बॉडी में अगर एक्सेलरेशन है तो पक्का उस पर फोर्स होगा। तो बॉडी पे एक्सेलरेशन है, उस पर फोर्स है। तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, फोर्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो या तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा या उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। वहीं पे अगर फोर्स नहीं लग रहा होगा, अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 है तो इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो ना तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो सकता है, ना डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ना बोथ चेंज तो होने का सवाल ही नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन हो तो वही फर्स्ट लॉ का सिचुएशन है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। मतलब उसका वेलोसिटी अगर 0 है तो हमेशा 0 रहेगा, मतलब उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। सो अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब फिर से उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो बेसिकली पूरा स्टेटमेंट जो है वो यही कहेगा कि एक बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, मतलब उसका वेलोसिटी 0 था, बाद में भी 0 रहेगा। वेलोसिटी इन मोशन, बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ना तो उसके मैग्नीट्यूड चेंज हो वेलोसिटी का, मोशन में है तो उसके पास वेलोसिटी भी है, और उस वेलोसिटी का कुछ डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ना तो उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना ही वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो, मतलब उसका वेलोसिटी ही चेंज नहीं होना, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तब तक जब तक उस पर बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ऑब्वियस है कि उसका वेलोसिटी चेंज तब तक नहीं होगा जब तक एक्सेलरेशन नहीं हो, और एक्सेलरेशन तब तक नहीं होगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। एंड यहां से हम लोग समझ रहे हैं वेलोसिटी या तो 0 रहेगा या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। सी लिख लेते हैं, कांस्टेंट। तब अगर फोर्स 0 है तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। आई होप कि इससे आप लोगों को इतना कुछ सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन हो गया। न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल्स टू ma तक पहुंच चुका है। अब बस एक ही लॉ बच जाता है, वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो उसकी शुरुआत करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। इसको लिख लीजिए जल्दी से, तब तक इधर मिटा दे रहे हैं। चलिए, आई होप कि आपने ये भी लिख लिया होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन शुरुआत करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड opposite reaction. Every action has equal and opposite
रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब अगर एक बॉडी ए है, ये बॉडी ए बी पे कुछ फोर्स लगाता है ना, ये बॉडी ए क्या करता है, बी पे फोर्स लगाता है, तो फोर्स बी पे लग रहा है तो बी पे दिखा रहे हैं, और वो जो फोर्स ए पे लग रहा है वो ए पे दिखा रहे हैं। तो दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एफ बी ए, और दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन है। क्या है ये दोनों आपस में, क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन। दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए यहां लिख भी देते हैं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और ये क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो ये दोनों आपको दिख रहा है ऑपोजिट है, हमने जानबूझ के बनाया है, बट ये न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता भी है कि कोई एक एक्शन है, कोई एक रिएक्शन। वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि विच वन इज एक्शन एंड विच वन इज रिएक्शन, बिकॉज बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली, बोथ एक्शन रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली, है ना। तो ये नहीं कह सकते अच्छा ये एक्शन ये रिएक्शन, हाँ अगर ये कह दिया ये एक्शन तो ये रिएक्शन हो गया, अगर किसी कह दिया ये एक्शन तो ये रिएक्शन हो गया, लेकिन क्यों कोई श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि यही एक्शन है और यही रिएक्शन है। क्यों, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ एक्ट करते हैं जी। बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ काम करते हैं। ये तो हो गया। साथ ही एक और चीज है कि दे नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी, दे नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी। मतलब अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आप भी उसको मारिएगा, ये एक्शन रिएक्शन है। लेकिन किसी ने आपको थप्पड़ मारा और कोई दूसरा आके फिर से आपको ही थप्पड़ मार जाए, वो इक्वल भी है अपोजिट भी है, लेकिन फिर भी वो एक्शन रिएक्शन नहीं है। एक्शन रिएक्शन हैव टू एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी, दे नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी। ये सब पहचान है एक्शन रिएक्शन का, प्रॉपर्टीज है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का। और मैथमेटिकली इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एफ ए बी जो होगा वो माइनस ऑफ एफ बी ए होगा। मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये मैथमेटिकली लिखा जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आज एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, पहले ये भी समझेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, और एक फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाएंगे। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए, तो आई होप कि आपने ये कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग एक चीज समझेंगे जिसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है वो समझते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है उसको समझिए। मान लीजिए ये टेबल है, क्या है, एक टेबल दिख रहा है, आप तो टेबल जैसा दिख भी रहा है, ये टेबल है। और ये टेबल कहाँ रखा हुआ है, अर्थ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये अर्थ है और अर्थ पे एक टेबल रखा हुआ है। इस टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। ये अर्थ है, ये टेबल है, उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक का मास m है मान लेते हैं। अब इस मास का हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ये एक ऐसा डायग्राम होता है in which all the forces acting on
ऑन द बॉडी इज शोन। सारे फोर्स जो उस पर लग रहे हैं वो सब दिखाते हैं। अगर हम किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाते हैं। मतलब अगर एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो एम को पहले अलग कर लो और एम पे लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाओ। कोई बॉडी अगर अर्थ पे तो उस पर एक जो सबसे बेसिक फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लगता है, अर्थ की तरफ लगता है, और उसका वैल्यू होता है mg। तो फ्री बॉडी डायग्राम में अगर हम कोई फोर्स दिखाए हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो फोर्स उस बॉडी पे लगना चाहिए। तो क्या ये फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है? आंसर है हाँ। कौन लगा रहा है भाई? तो अर्थ लगा रहा है। तो क्योंकि अर्थ उस पे लगा रहा है और उसी पे लगा रहा है तो उस पे दिखा सकते हैं। अब ये अगर पूछा जाए आपसे कि ये mg किसने लगाया? अर्थ ने। किस पे लगाया? ब्लॉक पे। तो ब्लॉक छोड़ देगा। ब्लॉक भी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ब्लॉक भी लगाएगा। किस पे लगाएगा? जिसने इस पे लगाया है। इस पे किसने लगाया है? अर्थ ने लगाया है, तो ये भी अर्थ पे लगाएगा। और ये इसने लगा दिया अर्थ पे, mg लगा दिया ना। किधर लगाएगा? तो जिधर अर्थ ने लगाया है उसके ऑपोजिट में। अर्थ ने नीचे लगाया है, बॉडी लगाएगा ऊपर। इक्वल और ऑपोजिट। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अच्छा, ये मास है, इस पे फोर्स लग रहा है कि नहीं? और फिर भी ये नीचे भाग नहीं रहा है। जैसे इसको छोड़ देंगे यहां तो गिर जाएगा कि नहीं? क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ ने फोर्स लगाया। पर इस पे भी तो अर्थ फोर्स लगा रहा है, तो ये क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि नीचे टेबल है। नीचे क्या है? टेबल। वो टेबल क्या करेगा? उसको रोक के रखेगा। तो वो टेबल जो है वो भी फोर्स लगाएगा, तभी तो रोक के रखेगा। कोई चीज को नीचे गिरने से रोकना है तो उस पर फोर्स लगाना होगा ना। तो किधर फोर्स लगाना होगा? अब सोचो कोई चीज तुम्हारे ऊपर गिरे, उसको गिरने से रोकना है, तो तुमको किधर फोर्स लगाना होगा? ऊपर। तो इसका मतलब टेबल भी इस पे ऊपर लगा रहा होगा फोर्स। इसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। और कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं कैपिटल आर से भी डिनोट किया जाता है, पर फॉर द टाइम बिंग हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को एन से ही डिनोट करेंगे। ठीक है? और वो आर से डिनोट करना भी मतलब लॉजिकली सही है, क्योंकि कैपिटल एन न्यूटन का भी तो सिंबल होता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, है ना। कभी कभी आप एन का वैल्यू निकालते हैं, n = 5 न्यूटन, तो 5n ऐसे लिखे हैं। अरे n = 5n कैसे? ये तो न्यूटन का है और ये नॉर्मल का है, तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसमें r को भी यूज़ करेंगे, है ना। सिंबल में r को के लिए भी यूज़ करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन ये n या r दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये n किसने लगाया? टेबल ने। किस पे लगाया? ब्लॉक पे। ब्लॉक छोड़ देगा क्या? लगाएगा। किधर लगाएगा? तो जिधर टेबल ने लगाया उसके ऑपोजिट में लगाएगा। जिधर टेबल ने लगाया उसके ऑपोजिट में लगाएगा। जिधर टेबल ने लगाया उसके ऑपोजिट में लगाएगा। तो लगा दिया ऑपोजिट में। ये टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम है कि नहीं? अच्छा, अब आप सोचिए ध्यान से। ये है n, या फिर यहां r भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये है n। अगर वो नीचे नहीं जा रहा है या ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों इक्वल है कि नहीं? n and mg, आर दे इक्वल और नॉट? इक्वल और नॉट? यस, दे आर इक्वल। तभी तो वो नीचे नहीं जा रहा है। अगर मान लो mg ज्यादा हो गया तो बॉडी नीचे भाग जाएगा, n ज्यादा हो गया तो बॉडी ऊपर भाग जाएगा। तो ना तो ये ऊपर भाग रहा है ना नीचे भाग रहा है, रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। तो इसका मतलब है नेट फोर्स उस पर 0 होगा। जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, मतलब दोनों फोर्स बराबर। n और mg आर इक्वल, यस और नो? अब पूछा जाए n एंड mg आर ऑपोजिट और नॉट? आर ऑपोजिट, यस और नो? आर ऑपोजिट। So are the normal and mg forces equal? Yes. Are they opposite? Yes.
So are they action reaction pair? So are they action reaction pair? Are they action reaction pair? What is the answer? Yes or no? The answer is no. The answer is no. N और ये Mg आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं है. अब पूछा जाए why? Because they are acting on same body. They are acting on same body. Because they are acting on same body, that's why they are not action reaction pair. But every force has its action reaction pair. See, ये N किसने लगाया ब्लॉक पे? टेबल ने. तो ब्लॉक छोड़ देगा, लगाएगा इक्वल और ऑपोजिट लगाएगा. तो इक्वल और ऑपोजिट लग गया. तो ये जो N लग रहा है ब्लॉक पे और ये जो N लग रहा है टेबल पे, ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर हैं. एक टेबल ने ब्लॉक पे लगाया, दूसरा ब्लॉक ने टेबल पे लगाया, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है. एक अर्थ ने ब्लॉक पे लगाया, दूसरा ब्लॉक ने अर्थ पे लगाया, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है. लेकिन उसी ब्लॉक पे एक बार अर्थ ने लगाया, एक बार टेबल ने लगाया, क्या वो एक्शन रिएक्शन पेयर है? आंसर इज नो. आंसर इज नो. अच्छा, अभी N और Mg इक्वल हैं, हर बार इक्वल हो ये जरूरी नहीं है. आगे बहुत सारा ऐसा केस देखेंगे जिसमें Mg से छोटा भी हो सकता है और Mg से बड़ा भी हो सकता है. तो इसलिए ये मत सोचिए कि N और Mg हमेशा बराबर होंगे, लेकिन ये N और ये N हमेशा बराबर होंगे. एक्शन रिएक्शन पेयर विल ऑलवेज बी इक्वल. ये Mg और ये Mg हमेशा इक्वल होंगे. सो दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर. उनमें इनहेरेंट प्रॉपर्टी है. N और Mg अभी गलती से बराबर हैं, हर कंडीशन में बराबर होने जरूरी नहीं है. तो आई होप आपको ये एक्शन रिएक्शन पेयर और फ्री बॉडी डायग्राम कुछ समझ में आया होगा. आगे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में और चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से. आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ों को देखेंगे.